हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 25 में हम लोग हैं, जिसमें हम लोग एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और इस चैप्टर को अभी तक हम लोग पिछले 4 पार्ट्स में देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट अभी तक इंडिया में एनवायरनमेंट से संबंधित आए हैं, पॉलिसीज़ आई हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया है। जैसे कि हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करी है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करी है, फिर हमने कोस्टल रीजन्स को लेकर एक्ट की बात करी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी है, हजार्डियस वेस्ट को लेकर बात करी है, ग्रीन जो हाईवेज वगैरह हैं उसको लेकर बात करी है। और इसी तरीके के कुछ और एक्ट्स जो है अभी आगे बचे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन का एक एक्ट रहेगा, ई वेस्ट को लेकर एक एक्ट है, देन वी हैव द एक्ट रिलेटेड टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। और ये सारी बातें जो है हम आने वाले 1 या 2 लेक्चर में करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से एज यूजुअल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन कोर्सेज से फ़ायदा भी उठा सकें। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल कोर्स में फायदे क्या है, आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे बिना किसी ऐड के, यानी कि ऐड फ्री 100%। साथ ही साथ चैप्टर वाइज PDF नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जिनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार जब भी चाहें उसमें से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है फुल कोर्स का हमारी वेबसाइट पर, वहां पर जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स में जो है वो कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, और उसमें अगर आप ये सारे के सारे फायदे लेना चाहते हैं तो उसमें जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर एक्ट्स एंड पॉलिसीज, चैप्टर नंबर 25, इसको पार्ट 5 के साथ कंटिन्यू करते हैं। आज सबसे पहले हम जिस रूल की बात करने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, मतलब कोई भी बिल्डिंग वगैरह जब बनती है तो एक तो उसका कंस्ट्रक्शन होता है, या फिर अगर कोई ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिल्डिंग है उसका डिमोलिशन होता है। तो ठीक है, दोनों ही तरीकों में, मतलब दोनों ही स्टेजेस में, चाहे कंस्ट्रक्शन की स्टेज हो चाहे डिमोलिशन की स्टेज हो, वेस्ट तो रहता है। ठीक है ना। अब उस वेस्ट का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए उसको लेकर 2016 में एक रूल बनाया है। ठीक है, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि किसके ऊपर अप्लाई होता है, अप्लाइज टू एवरीवन हु जनरेट्स कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भी कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन वेस्ट को जनरेट करता है उस सभी के ऊपर ये रूल्स लागू होते हैं। ठीक, अब इसमें जो वेस्ट जनरेटर है, यानी कि जो वेस्ट को जनरेट कर रहा है, उसके कुछ ड्यूटीज या कर्तव्य यहां पर बताए गए हैं। इस रूल के आधार पर देखते हैं क्या है। पहला है कि एवरी वेस्ट जनरेटर शेल सेग्रीगेट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट एंड डिपॉजिट एट कलेक्शन सेंटर और हैंड ओवर इट टू द ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। यानी कि जो भी वेस्ट जनरेटर है उसको क्या करना है, पहली बात तो जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि बिल्डिंग जो है वो एक तरीके की चीज से नहीं बनती, उसमें काफी सारी चीजें होती हैं अलग अलग, है ना। तो उस अलग अलग वेस्ट को या उस अलग अलग प्रोडक्ट को जो अब वेस्ट हो चुका है उसको आप क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट करने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया पिछले पार्ट में भी कि सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। ठीक है, और उसको डिपॉजिट करना है या तो जो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं वहां पर, या फिर उसको जो ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटी है उनको हैंड ओवर करना है। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है कि जो वेस्ट जनरेटर है उनको ये भी इंश्योर करना है दैट देयर इज नो लिटरिंग और डिपोजिशन सो एज टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रैफिक और द पब्लिक और द ड्रेन्स। यानी कि वो जो ये वेस्ट है, ठीक है, वो कहीं पर ऐसे ही लिटर के फॉर्म में ना पड़ा हो या फिर कहीं पर ऐसे डिपॉजिट ना हो, ताकि उससे, मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग डिमोलिश करी है, ठीक है, और उस बिल्डिंग का जो डिमोलिशन का सामान है या जो उसका वेस्ट है वो आपने ऐसी सड़क में फेंक दिया। अब सड़क में आप फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ट्रैफिक लग सकता है, ठीक है, या जो पब्लिक है उसको क्या हो सकता है, तकलीफ हो सकती है आने जाने में। या फिर आपने मान लीजिए उसको कोई ड्रेन वगैरह थी, कोई नाली वगैरह थी, उसमें वो कूड़ा डाल दिया तो उससे क्या होगा, वो ड्रेन वगैरह चौक हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये इंश्योर करना भी किसकी ड्यूटी है, जो वेस्ट जनरेटर है उसी की ड्यूटी है। ठीक है, जो लार्ज जनरेटर्स है, यानी कि जो बड़े जनरेटर है जो एक दिन में 20 टन या उससे ज्यादा का वेस्ट जनरेट करते हैं, या फिर 300 टन पर प्रोजेक्ट इन अ मंथ जनरेट करते हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो सबमिट करना पड़ेगा।
और अप्रूवल लेना पड़ेगा लोकल अथॉरिटी से बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन और रिमॉडलिंग वर्क। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि बिना इस तरीके की लोकल अथॉरिटी का अप्रोप्रिएट अप्रूवल लिए हुए जो लार्ज जनरेटर्स हैं, लार्ज जनरेटर्स कौन है? लार्ज जनरेटर्स की डेफिनेशन ये है जो एक दिन में 20 टन या उससे ज्यादा का वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, या फिर एक महीने में 300 टन से ज्यादा पर प्रोजेक्ट वो जनरेट कर रहे हैं, तो उनको लोकल अथॉरिटी से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बिना वो इस तरीके का डिमोलिशन का काम या कंस्ट्रक्शन रिमॉडलिंग का काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें जो भी वेस्ट जनरेट होगा उसको लेकर अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद जो लार्ज जनरेटर्स हैं उनके पास एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए टू एड्रेस द लाइकली एनवायरमेंटल इश्यूज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस एंड डिस्पोजल एंड रीयूज ऑफ C&D वेस्ट, यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। तो जो लार्ज जनरेटर्स हैं उनके पास इस तरीके का एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी होना चाहिए कि अगर जो हमारा कंस्ट्रक्शन से वेस्ट जनरेट हो रहा है, डिमोलिशन से या ट्रांसपोर्टेशन में जो भी हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसका एनवायरमेंट के ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ रहा है या असर तो नहीं पड़ सकता है, लाइकली तो नहीं है। ठीक है, उसको लेकर एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान इन लार्ज जनरेटर्स के पास होना चाहिए। उसके बाद लार्ज जनरेटर जो है उनको वेस्ट को सेग्रीगेट भी करना पड़ेगा इनटू 4 स्ट्रीम, जैसे कि कंक्रीट हो गया, है ना, फिर उसके बाद सॉइल हो गया, स्टील हो गया, वुड एंड प्लास्टिक हो गया, ब्रिक्स एंड मोर्टार हो गया। इस तरीके से इनको अलग अलग स्ट्रीम्स में सेग्रीगेट भी करना, ये किसका काम है, किसकी ड्यूटी है? जो लार्ज जनरेटर्स हैं उन्हीं की। ठीक है, तो ये तो कुछ ड्यूटीज हो गई जो जनरेटर की तरफ से है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी क्या ड्यूटी है? देखिए, द सर्विस प्रोवाइडर शेल प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर वेस्ट जनरेटेड विद इन देयर जुरिस्डिक्शन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स। यानी कि जब से ये रूल्स नोटिफाई होंगे या मतलब जब भी हुए हैं उसके 6 महीने के अंतर्गत क्या बात कही गई है कि उनको वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्लान बनाना है। ठीक है, ताकि जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उनके एरिया में, उनके जुरिस्डिक्शन में, उसको लेकर वो किस तरीके से मतलब उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसको लेकर प्लान बनाना है। ठीक, एंड शेल रिमूव ऑल कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड लोकल अथॉरिटी ऑन देयर ओन और थ्रू एनी एजेंसी। और उनको सारा का सारा जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट है उसको क्या करना है? उसको हटाना है, उसको रिमूव करना है। और कैसे करेंगे? जो कंसर्न्ड लोकल अथॉरिटी है उनकी कंसल्टेशन से, उनके सलाह मशवरा से। इसके बाद इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो मिलियन प्लस सिटीज है, मिलियन प्लस सिटीज यानी कि 2011 की जो जनगणना है, सेंसस है, उसके आधार पर मिलियन प्लस सिटीज मतलब जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, 1 मिलियन से ज्यादा है, तो उन्हें क्या करना है? उनको प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी बनानी है विद इन 1.5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स। यानी कि जब से इन रूल्स की नोटिफिकेशन आएगी उसके 1.5 years यानी कि 1.5 साल के अंतर्गत उनको क्या करना है? प्रोसेसिंग और डिस्पोजल फैसिलिटी बनानी है। किनको? मिलियन प्लस सिटीज को। इसके बाद जो 0.5 से 1 मिलियन सिटीज है, यानी कि जिन सिटीज की पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, उनको इस तरीके की जो प्रोसेसिंग और डिस्पोजल फैसिलिटी है वो विद इन 2 years दी गई है टाइम, उसमें 2 साल का। और बाकी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 0.5 मिलियन से कम है, यानी कि 5 लाख से कम है, उनको जो प्रोसेसिंग और डिस्पोजल फैसिलिटी बनानी है वो विद इन 3 years बनानी है। ठीक है, तो उसको समझ गए, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उससे लग सकता है कि ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा, है ना, तो इसलिए उनको टाइम फ्रेम सबसे कम दिया गया है। मिलियन प्लस सिटीज के लिए टाइम फ्रेम है, मैं इसको यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, मिलियन प्लस के लिए टाइम फ्रेम है 1.5 years, 0.5 to 1 मिलियन के लिए टाइम दिया गया है 2 years, और 0.5 मिलियन से कम के लिए टाइम दिया गया है 3 years। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद लोकल अथॉरिटी जो है shall be responsible for proper management of construction and demolition waste within its jurisdiction, including placing appropriate containers for collection of waste, removal at regular intervals, transportation to appropriate sites for processing and disposal। यानी कि ये सारा का काम जो है जिम्मेदारी किसके पास है? जो लोकल अथॉरिटी है उसके पास है। ठीक है, लोकल अथॉरिटी जिम्मेदार है किसके लिए? कि ये जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट है इसका प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा? कुछ इस तरीके के अप्रोप्रिएट कंटेनर्स रखने पड़ेंगे जिसमें वेस्ट को कलेक्ट किया जा सके, वेस्ट को रेगुलर इंटरवल पर यानी कि समय समय पर रिमूव करना है, और उनको ऐसी अप्रोप्रिएट साइट पर ट्रांसपोर्ट करना है जहां से उनकी प्रोसेसिंग या डिस्पोजल हो सके। ठीक, इसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स मेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट shall be made mandatory to a certain percentage, जैसे कि 10 से 20% इन म्युनिसिपल एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। यानी कि अगर हम जैसे मान लीजिए वही बात है कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट अगर कोई ले रहा है उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे? उससे कुछ रिसाइकिल, कुछ रीयूज चीजें बना सकते हैं, और अगर रिसाइकिल की हुई या रीयूज की हुई चीज अगर उसकी क्वालिटी सही है तो उसका जो है जो म्युनिसिपल या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें ये बोला जाएगा कि आपको
लगभग जितना सामान आप टोटल ले रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, प्रोक्योर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें से 10 से 20% जो है आपको वो इस तरीके का जो रीयूज वाला सामान होगा या जो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को रिसाइकिल करके बनाया है वो लेना मैंडेटरी किया जाए। ये चीज यहां पर लिखी गई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट रूल्स। इसके बाद जो अगला रूल है वो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। अब पहली बात तो ये है, समझते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। बायोमेडिकल वेस्ट होता है ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल मतलब जो उसके बॉडी के अंदर के पार्ट्स होते हैं उससे संबंधित जो वेस्ट है, ठीक है। ट्रीटमेंट अपरेटस जैसे कि नीडल्स, सिरिंजेस और अदर मटेरियल्स यूज्ड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिसर्च, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह में जितना भी सारा का सारा सामान यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए सिरिंजेस वगैरह यूज होती हैं, ठीक है। बाकी और भी मटेरियल है, कुछ क्लोथ्स वगैरह यूज होते हैं, कॉटन यूज होती है, जितना भी सारा सामान है दैट कम्स अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट। दिस वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन इन हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक एक्सेट्रा। और ये वेस्ट कहां से जनरेट होता है? जब हम किसी की बीमारी का डायग्नोस करते हैं, यानी कि उसको चेक करते हैं कि बीमारी है या नहीं है, या उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो उस समय ये सारा का सारा वेस्ट जनरेट होता है। और सिर्फ हॉस्पिटल से ही नहीं होता है, जो नर्सिंग होम्स होते हैं वहां से भी होता है, जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज होती है यानी कि जहां पर टेस्ट वगैरह होते हैं वहां पर होता है, जो ब्लड बैंक वगैरह होते हैं, हर जगह पे ये बायोमेडिकल वेस्ट जो है जनरेट होता है। हॉस्पिटल्स जो 1000 पेशेंट्स या उससे ज्यादा को सर्व करते हैं पर मंथ, उनको क्या करना है? दे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ऑथराइजेशन एंड सेग्रीगेट बायोमेडिकल वेस्ट इन टू 10 कैटेगरीज, पैक 5 कलर बैग्स फॉर डिस्पोजल, ठीक है। यानी कि उनको ये बोला गया है कि 10 कैटेगरीज में इस वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। किनको? जो हॉस्पिटल जिनमें 1000 पेशेंट या उससे ज्यादा ट्रीट किए जा रहे हैं, सर्व किए जा रहे हैं एक महीने में। इसके बाद जो क्वांटम ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया है उसको एस्टिमेट किया जाता है कि वो लगभग 1 से 2 किलो है पर बेड पर डे इन अ हॉस्पिटल एंड 600 ग्राम पर डे पर बेड इन अ क्लिनिक। 85% ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो नॉन हजार्डियस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है सारा का सारा हजार्डियस है। 85% आप कह सकते हैं कि हजार्डियस, नॉन हजार्डियस होता है, लेकिन 15% जो है वो इन्फेक्शियस या हजार्डियस भी होता है। अब अगर हम इनको सेग्रीगेट नहीं करेंगे, इन दोनों वेस्ट को मिला देंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो हजार्डियस या इन्फेक्शियस बन जाएगा और उससे फिर काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि मिक्सिंग ऑफ हजार्डियस रिजल्ट इनटू कंटेमिनेशन एंड मेक्स द एंटायर वेस्ट हजार्डियस। इसलिए जरूरत है कि हम उसको सेग्रीगेट करें, मतलब अलग अलग करें, सेपरेट करें और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करें। इम्प्रॉपर डिस्पोजल अगर हम करते हैं तो उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। एनकरेजेस रिसाइकलिंग ऑफ प्रोहिबिटेड डिस्पोजल्स, कुछ ऐसे डिस्पोजल्स हैं जिनको रिसाइकिल नहीं किया जाना चाहिए, जो प्रोहिबिटेड है उनकी भी रिसाइकलिंग होगी, ठीक है। और जो डिस्पोज ड्रग्स है उनकी भी रिसाइकलिंग हो सकती है। और इससे क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डेवलप हो सकते हैं। अगर साइंटिफिक डिस्पोजल करना है बायोमेडिकल वेस्ट का, कैसे करेंगे? सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट इन एन एनवायरमेंटली साउंड मैनर मिनिमाइजेस द एडवर्स इंपैक्ट ऑन हेल्थ वर्कर्स एंड ऑन द एनवायरमेंट। तो अगर हम साइंटिफिक तरीके से यानी कि प्रॉपर डिस्पोजल, ये सेग्रीगेशन करके, कलेक्शन करके, ट्रीटमेंट करके, एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर में या एनवायरमेंटली साउंड मैनर में अगर हम इस तरीके के वेस्ट का जो है वो डिस्पोजल करते हैं, तो उससे क्या होगा? जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स हैं या एनवायरमेंट के ऊपर क्या होगा? एडवर्स इंपैक्ट इसका कम पड़ेगा। साइलेंट फीचर्स की अगर हम इस एक्ट की बात कर ले तो वो क्या है? द एम्बिट ऑफ द रूल्स हैज बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप, सर्जिकल कैंप्स एंड एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटी। यानी कि पहले तो बात सिर्फ हॉस्पिटल्स वगैरह तक ही ये रूल्स लागू होता था, लेकिन अब इसमें क्या है कि इस तरीके का कोई अगर वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, सर्जिकल कैंप है या और भी किसी तरीके की कोई भी हेल्थ केयर एक्टिविटी हो रही है, तो वो भी इसके दायरे में लाई गई है। इसके बाद क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स जो है, ग्लव्स हैं या ब्लड बैग्स हैं, उनको 2 साल के अंदर उनका फेज आउट करना है। यानी कि जो क्लोरीनेटेड है उनका यूज क्या करना है? धीमे धीमे खत्म करना है। इसके बाद जो लेबोरेटरी वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड सैंपल्स और ब्लड बैग्स है, उनको हमें क्या करना है? प्री ट्रीटमेंट करना है थ्रू डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन ऑन साइट इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय WHO या फिर नाको। WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग पिछले 1 साल से इसका नाम, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो बहुत बार सुन चुके हैं, तो ये आप सबको पता है। WHO और नाको जो है दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने जो भी गाइडलाइंस वगैरह दी है या जो भी तरीका बताया है उसके हिसाब से हमें पहले इन चीजों का क्या करना है? डिसइंफेक्शन करना है या स्टेरिलाइजेशन करना है। इसके बाद जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको क्या करना है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और उनको इम्यूनाइज भी रेगुलरली करते रहना है। इसके बाद एक बारकोड सिस्टम बनाना है फॉर बैग्स एंड कंटेनर के लिए,
जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट रखा हो डिस्पोजल के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सो दैट कि पता रहेगा, ट्रैकिंग वगैरह जो है कर सकते हैं। कोई मेजर एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो उसको रिपोर्ट करना है। बायोमेडिकल वेस्ट को जो है 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करने की बात की गई है। जैसे ऊपर लिखा था कि 10 कैटेगरीज में, तो इसको 10 नहीं है, 10 से कम करके 4 कर दिया, मतलब इस रूल में जो है वो 4 कर दिया है, इंस्टेड टू इंप्रूव द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स। अब 10 जगह तो आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी चीज को 10 कैटेगरी में सेग्रीगेट करने या सेपरेट करने के लिए कहेंगे तो वो फिर करने वाले के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, एक तरीके से हेडेक है, और वो फिर कहेगा कि अच्छा छोड़ो यार, उसको समझ में नहीं आएगा कि 10 चीजों को कैसे करना है, तो वो हो सकता है कि इधर का उधर किसी बैग में डाल दे, तो फिर वो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए उनको 4 कैटेगरी में रखा गया है ताकि सिंपल रहे और उसको आराम से सेग्रीगेट किया जा सके। इसके बाद ऑथराइजेशन लेने का जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई किया गया है। ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन फॉर बेडेड हॉस्पिटल, जो बेडेड हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए ऑथराइजेशन ऑटोमेटिक कर दिया गया है। वैलिडिटी फॉर ऑथराइजेशन सिंक्रोनाइज्ड विद वैलिडिटी ऑफ कंसेंट ऑर्डर्स ऑफ बेडेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और वन टाइम ऑथराइजेशन कर दिया गया है नॉन बेडेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए। जो न्यू रूल्स हैं उसमें कुछ ज्यादा स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं फॉर इंसिनरेटर टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट। इंसिनरेटर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का बेसिकली मशीन होती है जिसमें डाल के चीजों को जलाया जाता है। और इंसिनरेटर में डाल के जलाने से भी फायदा या नुकसान क्या है? फायदा तो यह है कि वेस्ट मतलब फैलता नहीं है इधर उधर, है ना, एक तरीके का मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर इसका जो मतलब गैसेज वगैरह रिलीज होती है, अगर उनको प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया तो डाइऑक्सिन्स, फ्यूरान्स, मरकरी, इस तरीके की काफी सारी जो गैसेज वगैरह हैं वो एनवायरमेंट में फैल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो एमिशन लिमिट्स डाइऑक्सिन्स और फ्यूरान्स के ऊपर एमिशन लिमिट्स लगाई गई है उसको भी इस रूल में इंक्लूड किया गया है कि एक लिमिट तक ही जो है वो डाइऑक्सिन्स और फ्यूरान्स जो है वो एमिट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको क्या करना है, लैंड प्रोवाइड करनी है ताकि कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी बनाई जा सके। नो ऑक्यूपायर शैल एस्टैब्लिश ऑन साइट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, ठीक है, if a service of common biomedical waste treatment facility is available at a distance of 75 किलोमीटर। यानी कि स्टेट को बोला गया है कि आप इस तरह की कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल की फैसिलिटी बनाएंगे, और कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कहीं पर कोई इस तरीके की जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल फैसिलिटी बनी है और उसका जो भी ऑक्यूपेशन है, कोई हॉस्पिटल है या कोई क्लिनिक है, वो इससे अगर 75 किलोमीटर तक की दूरी में है तो उसको फिर अपना जो है वो खुद का इस तरीके से ऑन साइट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल फैसिलिटी नहीं बना सकता, ठीक है। उसको फिर यहीं पर जो है वो जाके अपना वेस्ट डिस्पोज करना पड़ेगा। इसके बाद जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी का ऑपरेटर होगा उसको इंश्योर करना है कि वो टाइमली कलेक्शन करे बायोमेडिकल वेस्ट का फ्रॉम दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड असिस्ट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब अगर मान लीजिए कोई छोटा क्लिनिक वाला है, ठीक है, तो वो मतलब रोज नहीं या हफ्ते हफ्ते में भी ये 75 किलोमीटर जाके तो वो अपना वेस्ट जमा करके नहीं आएगा ये कॉमन बायोमेडिकल फैसिलिटी में। तो इसलिए ये जो ऑपरेटर है, जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल फैसिलिटी के जो ऑपरेटर है, उन्हीं को ये सुनिश्चित करना है कि वो जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो उसके एरिया में है या जो ये 75 किलोमीटर के रेडियस तक है, उनसे वो क्या करे, जाके ये बायोमेडिकल वेस्ट को टाइमली कलेक्ट भी करता रहे, ठीक है। ये बात आप समझ गए। इसके बाद 2018 में इन रूल्स के अमेंडमेंट क्या हुए हैं वो देख लेते हैं। क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स और ग्लव्स को मार्च 27 2019 तक फेज आउट करना है। इसमें ब्लड बैग जो है उनको एक्सक्लूड किया गया है। ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज शैल मेक अवेलेबल द एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वेबसाइट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2018 से 2 साल में क्या करना है, हर हेल्थ केयर फैसिलिटी को अपना जो भी एनुअल रिपोर्ट है वो वेबसाइट पर पब्लिश करनी है। ऑपरेटर्स जो है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल फैसिलिटी के, उनको एस्टेब्लिश करनी है बार कोडिंग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय द सीपीसीबी, यानी कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसी के हिसाब से इनको क्या करना है, बायोमेडिकल वेस्ट की हैंडलिंग को लेकर बार कोडिंग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है। और एवरी पर्सन हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन जनरेटिंग बायोमेडिकल वेस्ट shall treat it through sterilization on site in the manner as prescribed by WHO and then sent to the common biomedical waste treatment facility for final disposal। यानी कि जो भी इस तरीके का व्यक्ति है, जो इस तरीके का कोई भी हॉस्पिटल वगैरह है या कोई भी इस तरीके का इंस्टीट्यूट है जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो जो भी उसके वहां वेस्ट जनरेट हो रहा है वो उसको पहले क्या करे, अपने वहां ही उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज करे, डिसइंफेक्ट करे। और किस तरीके से करेगा, जो तरीके या जो मैनर WHO ने बताए हैं उस तरीके से, और उसके बाद वो उसको जो ये कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वहां पर फाइनल डिस्पोजल के लिए भेजेगा, ठीक है।
चीजें मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत ज्यादा ही आसान है, कोई इतनी ज्यादा टफ चीज नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो भी चीजें दी गई हैं उनको अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे, कहानी के तौर पर भी पढ़ेंगे, या ये जो वीडियोस हैं इन्हीं को अगर आप 2-3 बार भी सुन लेंगे तो आपको ये चीजें फिर भूली नहीं जाएंगी, ठीक है। और काफी ऑब्वियस सी चीजें हैं, इनमें ऐसा कोई भूलने का वो चीज नहीं है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे कहीं पर भी हमने कुछ कोई डेटा पढ़ा कि प्लास्टिक वेस्ट इतना जनरेट हो रहा है, ठीक है, या ये सब चीजें जो है वो डेटा एज सच आपके लिए, या जो डेट्स वगैरह हैं वो एज सच आप लोगों के लिए उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके 2 कारण है। पहली चीज तो ये कि आप लोगों से वो यूपीएससी इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि वो पुरानी डेट्स है, ठीक है। और पुरानी होने की वजह से ही क्या है कि जैसे कोई डेटा दिया गया इतना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है या इतना वो चीज जनरेट हो रही है, तो वो जनरली क्या होता है कि अलग अलग एजेंसीज इस तरीके के सर्वे वगैरह करती हैं, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि किसी न्यूज़पेपर में आज कोई सर्वे छप रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग रहा है कि आज मतलब इस महीने जो है वो 60 मिलियन वेस्ट जनरेट हुआ। फिर मान लीजिए आपने 1 महीने बाद कोई और न्यूज़पेपर पढ़ा, मान लीजिए आज आपने द हिंदू पढ़ा तो उसमें किसी सर्वे की रिपोर्ट आई है, फिर अगले 1 महीने के बाद द इंडियन एक्सप्रेस में कोई और एजेंसी जो है वो सर्वे करती है तो वो कुछ और बोलती है, वो बोल रही है कि 70 मिलियन टन जनरेट हुआ या 65 मिलियन टन जनरेट हुआ। तो वो चीजें जो इस तरीके का डेटा है उसके ऊपर जनरली यूपीएससी फोकस नहीं करेगा। इस चीज को लेकर आप गारंटी रखिए, सुनिश्चित रहिए। लेकिन हाँ, कोई भी अगर इन रूल्स को लेकर कोई भी अगर रिसेंट में कोई खबर आपने पढ़ी है, चाहे वो अपने करंट अफेयर्स में पढ़ी हो, चाहे वो आपने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ी हो, तो उसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर जो भी डेट्स दी गई हैं उन पर इतना ज्यादा परेशान होने की कि याद नहीं हो रहा है या जो भी है उस पर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो डेटा है वो तो यहाँ पर जस्ट एक बुक में दिया हुआ है, तो इंडिकेटिव है कि आपको समझाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज मैं उसको पूरा का पूरा स्किप भी कर सकता था, लेकिन उससे आपको फिर कुछ लोगों को होता है, लगता है कि कुछ चीजें यहाँ पर छोड़ के पढ़ाई जा रही हैं, आधी अधूरी चीज पढ़ाई जा रही है। तो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हम पूरी चीज आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली ये चीज बता दे रहा हूं कि किन चीजों को लेकर आपको याद अगर नहीं भी हो रही है तो परेशान होने की या अपना माथा पकड़ने की, सर पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना भरोसा अगर आप मेरे ऊपर रखेंगे और चीजों को अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं करते चलेंगे तो जरूर आपका जो है समय रहते एग्जाम बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला रूल है वो किससे संबंधित है, वो ई वेस्ट से संबंधित है, ठीक है। ई वेस्ट के मैनेजमेंट से संबंधित है, 2016 का ये रूल है। इसमें जैसे यहां पर लिखा गया, देखिए कि 17 लाख टन ई वेस्ट जो है वो जनरेट होता है एवरी ईयर। अब ये पुराना डेटा है, ठीक है, इस पर इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है और इसको लेकर इंटरनेट पर भी अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। वो आपसे ऐसा डेटा स्पेसिफिक नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एनुअल इंक्रीज जो हो रहा है वो लगभग इसमें लिखा है 5% हो रहा है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम्स जो है इस तरीके के रूल लाए गए हैं कि प्रोड्यूसर्स अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में अलॉन्ग विद टारगेट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि द प्रोड्यूसर्स हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट और फॉर इट्स एक्सचेंज, ठीक है। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो ई वेस्ट को कलेक्ट करें और उसके एक्सचेंज का काम भी करें। तो इस तरीके के जो रूल्स हैं उनका सेलेंट फीचर की अगर हम बात कर लें तो वो क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, जो रिफर्बिशर है या फिर जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इंट्रोड्यूस किया गया है एज एन एडिशनल स्टॉक होल्डर्स इन द रूल्स, ठीक। इसके बाद इन रूल्स को जो है ऐसे कंपोनेंट में भी एक्सटेंड किया गया है, कंज्यूमर्स में, सब स्पेयर्स में और ऐसे पार्ट्स में, इन एडिशन टू इक्विपमेंट एज लिस्टेड इन द शेड्यूल 1। फिर आपको वही बात है कि ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि शेड्यूल 1 में क्या है क्या नहीं है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद CFL है, जैसे कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप या जो CFL होते हैं, और बाकी जो मरकरी कंटेनिंग लैंप है उनको भी इसके परव्यू के अंदर रखा है। तो अब ये वाला स्टेटमेंट जो है आपसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए कि CFL को भी इसके रूल्स के अंतर्गत, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत रखा है। इसके बाद collection mechanism based approach has been adopted to include collection center, collection point, take back system etc. for collection of e-waste by producers under extended producer responsibility, ठीक है। इस तरीके collection mechanism based approach जो है वो include करने की बात यहाँ पर की गई है। Option has been given for setting up of PRO, e-waste exchange, e-retailer deposit refund scheme as additional channel for implementation of the EPR by producers to ensure एफिशिएंट चैनलाइजेशन ऑफ ई वेस्ट। तो जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, इनकी जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये सारी चीजें भी सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रोविजन बनाया गया है कि पैन इंडिया EPR ऑथराइजेशन किया जाए बाय द CPCB। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है बाय रिप्लेसिंग द स्टेट वाइज EPR ऑथराइजेशन, ठीक है। स्टेट वाइज EPR ऑथराइजेशन की बात को हटाकर इसको रिप्लेस कर पैन इंडिया यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर EPR ऑथराइजेशन किया जाएगा
बाय द सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ठीक है, इसके बाद कलेक्शन और चैनलाइजेशन ऑफ ई वेस्ट जो है इन द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन shall be in line with the targets prescribed in schedule 3 of the rules। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि शेड्यूल 3 ऑफ द रूल्स के अंतर्गत ये जो टारगेट्स हैं कि किसके हिसाब से ये जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं वो कलेक्शन और चैनलाइजेशन करेंगे, वो रूल्स आपके दिए गए हैं कहां पर, शेड्यूल 3 में। ठीक है, फेज वाइज कलेक्शन टारगेट्स जो है ई वेस्ट के विच कैन बी आइदर इन नंबर और वेट शैल बी 30% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड as indicated in EPR plan during the first 2 years of the implementation of the rules, followed by 40% during the 3rd and 4th years, 50% during the 5th and 6th years and 70% 7th year onwards। यानी कि इतना सारा आपको वेस्ट क्या करना है, कलेक्ट करना है, कलेक्शन टारगेट है ये। ठीक है, इसके बाद डिपॉजिट रिफंड स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज एन एडिशनल इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट wherein the producer charges an additional amount as a deposit at the time of sale for the electrical and electronic equipment and returns it to the consumer along with interest when the end of life electrical and electronic equipment is returned। अब ये थोड़ा सा अजीब सी बात है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जो भी इस तरीके का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट किसी भी सेलर के द्वारा बेचा जा रहा है, ठीक है, तो उससे वो क्या करे, मान लीजिए 1000 रुपए की चीज है और उसके ऊपर अगर वो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेता है आपसे, ठीक है, वो आपसे 50 रुपए लेगा और वो 1050 रुपए आपसे लेके रख लेगा। फिर मान लीजिए वो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो खराब होता है, तो आप क्या करेंगे, उसको जाके वो प्रोडक्ट लौटाएंगे, तो वो आपको ये 50 रुपए और प्लस जितने भी समय के बाद वो खराब हुआ है उस पर जितना भी उस 50 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको दे देगा। ठीक है, मतलब ये चीज अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके का होना जो है वो इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग इन 1000 रुपयों में से भी क्या करते हैं, इसमें भी बार्गेनिंग कराएंगे। वो 1000 के ऊपर 50 रुपए देना तो बहुत दूर की बात है ना। द ई वेस्ट एक्सचेंज एज एन ऑप्शन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द रूल्स as an independent market instrument offering assistance or independent electronic systems offering services for sale and purchase of e-waste generated from end of life electrical and electronic equipment between agencies or organizations authorized under these rules। तो ये भी एक ऑप्शन की तरफ पे ही जो है प्रोवाइड किया जा रहा है कि इस तरीके का सेल करें और उसके बाद वापस से जब ई-वेस्ट, जब प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो जाती है तो उसको वापस से क्या कर लें, परचेज कर लें। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो है वो अब इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उसको क्या करें, वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बनने के दौरान, उसके मैन्युफैक्चर के दौरान जो भी ई वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको भी वो कलेक्ट करें। ये किसकी जिम्मेदारी है, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी। ठीक है, और उसको रिसाइकलिंग और डिस्पोजल के लिए भेजे और जो एसपीसीबी है यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे वो ऑथराइजेशन ले ले। ठीक है, जो डीलर है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो कलेक्शन करे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर, नीड टू कलेक्ट द ई वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग द कंज्यूमर अ बॉक्स एंड चैनलाइज इट टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी यहां पर नहीं दी गई है, जो डीलर है उसकी भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रोड्यूसर के बिहाफ में क्या करे, कि कलेक्ट करे। ठीक है, और उसके बाद कंज्यूमर से वो एक बॉक्स तरीके का बनाए और उसमें कहे कि उससे जो ई वेस्ट है वो इसमें दे दे, जमा कर दे और उसके बाद वो उसको प्रोड्यूसर को चैनलाइज कर दे, प्रोड्यूसर तक पहुंचा दे। ठीक है, डीलर है या रिटेलर है या फिर जो ई रिटेलर है वो क्या करेगा, रिफंड द अमाउंट एज पर टेक बैक स्कीम। जो टेक बैक स्कीम या जो टेक बैक सिस्टम है उसके हिसाब से वो अमाउंट को रिफंड करेगा, और जो डिपॉजिट रिफंड स्कीम है ऑफ द प्रोड्यूसर टू द डिपॉजिटर ऑफ ई वेस्ट, और जो भी इस ई वेस्ट को जमा करता है वो उसके हिसाब से टेक बैक सिस्टम या जो भी उसकी स्कीम होगी, जैसे डिपॉजिट रिफंड स्कीम वगैरह है, उसके तहत उसको जो भी अमाउंट बनेगा वो उसको दे दे। ठीक है, जो रिफर्बिशर है, रिफर्बिशर बेसिकली कौन होता है कि जब थोड़ा बहुत सामान कुछ बिकता है, एक्सचेंज होके वापस आता है, थोड़ा बहुत होता है कभी उसमें कुछ हल्की फुल्की खराबी है, ठीक है, एक आध कोई पार्ट्स इधर उधर है तो उसको सही कर देता है, रिपेयर कर देता है, उसको बोला जाता है रिफर्बिशर। जैसे अगर आप आजकल की डेट में जो ई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, मतलब जो आपका ये अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ पर आप कुछ प्रोडक्ट्स अगर देखेंगे, ठीक है, जैसे कोई महंगा मोबाइल आप देख रहे हैं या कोई लैपटॉप देख रहे हैं, तो वो आपको काफी कुछ चीजें ऐसी होती है जो थोड़ा बहुत कम दाम में मिल जाए, है ना। मान लीजिए 50,000 का लैपटॉप है तो वो आपको हो सकता है कि वहां पर 30,000 में, 35,000 में, 40,000 में मिल जाए और उसके आगे लिखा होगा रिफर्बिश्ड। ठीक है, तो दैट इज द रिफर्बिशर। अब रिफर्बिशर को क्या करना होता है, उसको भी ये काम दिया गया है कि ई वेस्ट जनरेट करे, मतलब जनरेट जो ई वेस्ट हो रहा है उसको कलेक्ट करे, और कब जनरेट हो रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफर्बिशिंग। वही बात है कि मान लीजिए कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट खराब है, अब उसको उसने पार्ट को चेंज करना है तो वो उसको चेंज करके नया पार्ट लगाएगा, तो जो वो पार्ट खराब था वो क्या है, वो एक ई वेस्ट बन गया, तो उसको भी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी रिफर्बिशर को भी दी गई है। और उसको फिर क्या करना है, उस वेस्ट को चैनलाइज करना है जो ऑथराइज्ड डिसमेंटलर या रिसाइकलर है उसके थ्रू, ठीक है, कलेक्शन सेंटर के थ्रू, और इसको भी वन टाइम ऑथराइजेशन लेना है एसपीसीबी से। ठीक है,
स्टेट गवर्नमेंट के रूल क्या है, इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है इन रूल्स में, in order to ensure safety, health and skill development of the workers involved in the dismantling and recycling operations। और जो भी इस तरीके के वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कि डिसमेंटलिंग के काम में या रिसाइकलिंग के काम में क्या है शामिल है, उनकी हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट को लेकर उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने का काम किसको सौंपा गया है, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को। Transportation of e-waste shall be carried out as per the manifest system whereby the transporter shall be required to carry a document prepared by the sender giving the डिटेल्स। ट्रांसपोर्टेशन इस हिसाब से होगा कि जो ट्रांसपोर्टर है उसको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कैरी करने पड़ेंगे जो कि सेंडर है, जो सेंडर मतलब जिसने वो सामान भेजा है उसमें सारी की सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि क्या क्या सामान है, ठीक है ना, और कहाँ ले जाया जा रहा है, ये सब कुछ चीजें उसमें होनी चाहिए और ये ट्रांसपोर्टर के पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद liabilities for damage caused to the environment or third party due to improper management of e-waste including provision for levying financial penalty for violation of provisions of the rules has also been introduced। यानी कि अगर मान लीजिए इस तरीके का अगर जो वेस्ट है, जो ई वेस्ट है, अगर उसके इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से एनवायरनमेंट को या फिर किसी भी थर्ड पार्टी को अगर कोई डैमेज होता है, ठीक है, कोई नुकसान होता है, तो उसके लिए जो भरपाई है मतलब वो उसकी भरपाई की जाएगी या कोई फाइनेंशियल पेनल्टी जो है, अगर प्रोविजंस को, इस रूल के प्रोविजंस को नहीं माना जाता है तो फिर उसको लेकर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाने की बात भी, ये प्रोविजन भी इस रूल में रखा गया है। इसके बाद जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं यानी कि म्युनिसिपल कमेटी है, चाहे काउंसिल है, चाहे कॉर्पोरेशन है, उनको भी ये ड्यूटी दी गई है कि टू कलेक्ट एंड चैनलाइज द ऑर्फन प्रोडक्ट्स टू ऑथराइज डिसमेंटलर या फिर रिसाइकलर। ऑर्फन मतलब कोई जो जिसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ठीक है, उस तरीके का अगर कोई ई वेस्ट है तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, लोकल अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो उनको लेके कलेक्ट करके जो डिसमेंटलर है या रिसाइकलर है उन तक पहुंचाएं, ये उनका, ठीक है। इसके बाद जो 2018 में इसी रूल के अमेंडमेंट हुए हैं उसको लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। द ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट्स अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन रिवाइज्ड, ठीक है। जो ईपीआर था उसके अंदर के जो टारगेट्स दिए गए हैं उनको रिवाइज किया गया, जैसे हमने ऊपर देखा था जो टारगेट्स दिए थे, है ना। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि इन वेट शैल बी 30% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन एज इंडिकेटेड इन द ईपीआर प्लान ड्यूरिंग 2017-18, और हर साल उसमें 10% का जो है वो इंक्रीज होता रहेगा 2023 तक, और 2023 के बाद जो टारगेट है उसको 70% कर दिया गया है ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन एज इंडिकेटेड इन द ईपीआर प्लान। इसके बाद सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट्स हैव बीन ड्राफ्टेड फॉर न्यू प्रोड्यूसर्स। जो न्यू प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन के टारगेट बनाए गए हैं। अंडर द रिडक्शन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस प्रोविजन, कॉस्ट फॉर सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग शैल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग दी RoHS टेस्ट। यानी कि इस ई वेस्ट में से जो कौन सा सब्सटेंस जो है वो हजार्डियस है उसको लेकर जो सैम्पलिंग और टेस्टिंग करने का काम है उसका जो भी खर्चा वगैरह होगा वो सरकार उठाएगी, ठीक है। और अगर द प्रोडक्ट डज नॉट कंप्लाई विद द RoHS प्रोविजंस, और अगर जो प्रोडक्ट है वो RoHS की प्रोविजंस से कंप्लाई नहीं करता है, देन द कॉस्ट ऑफ द टेस्ट विल बी बोर्न बाय द प्रोड्यूसर्स, और फिर वो जो कॉस्ट है उस टेस्ट वगैरह की वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा क्या की जाएगी, बेयर की जाएगी। तो आई होप कि ये चीजें जो है आपको बिल्कुल यहां तक अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद थोड़ा सा पार्ट और बचा है जिसमें हम लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एनजीटी को लेकर, है ना, और एक हम बात करेंगे जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको लेकर एक रूल बनाया है, और एक रूल है थोड़ा सा वेटलैंड्स को लेकर। तो ये 2-3 रूल और बचे हुए हैं, इनको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली अगले पार्ट में हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर सारे के सारे एड फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी वहां पर मिल जाएंगे। कोर्स को परचेस करने में या कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे कोर्सेज को लेकर आपके जो भी फीडबैक्स हैं, जो भी सुझाव है, जो भी कमेंट है, वो हम तक पहुंचाने के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन पर भी जुड़ सकते हैं, और इनके थ्रू भी आप हम अपनी बात जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।